हाय। तो अभी हम एक एमसीक्यू कर रहे हैं वापस से इस चीज़ के लिए कि ये फ्लेगी से रिलेटेड है, नर्सिंग से रिलेटेड है और जर्मन में है। तो मैं इसको आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, तो इससे आपकी जो जर्मन है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और जिनको मेडिसिन बायो में इंटरेस्ट है ये उनके लिए है, जो जर्मन मीडियम से एजुकेशन ले रहे हैं, दे आर यूजफुल फॉर देम। So we are beginning with our first question. So was ist das Hauptziel der Pflegeausbildung? Option A, die Pflegekräfte auf administrative Aufgaben vorzubereiten, Pflegekräfte umfassender auf die professionelle Betreuung von Patienten vorzubereiten, die medizinische Kenntnisse der Pflegekräfte zu minimieren, Pflegekräfte auf technischer Beruf umzuschulen. तो इसका आंसर है Pflegekräfte umfassend auf die professionelle Betreuung von Patienten vorzubereiten। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल केयर है उसके लिए ट्रेन करना जो है हमारा मेन काम है। Erklärung meaning explanation, die Pflegeausbildung zielt darauf ab, die Ausbildenden in allen Aspekten der Pflege zu schulen, um eine umfassende und professionelle Betreuung sicherzustellen। तो मतलब ये है कि एक ऑल राउंड ट्रेनिंग, शूलन का मीनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग है, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर को इंश्योर करने के लिए sicherzustellen would mean कि to ensure करना, okay। Next is welche der folgenden Inhalte gehört nicht zur Pflegeausbildung? Medizinische Grundlagen, Pflegeplanung, Bau von medizinischen Geräten, Ethik in der Pflege, Bau von medizinischen Geräten. That's our answer. So, die Pflegeausbildung konzentriert sich auf pflegerische und medizinische Kenntnisse sowie ethische und rechtliche Grundlagen, nicht auf den Bau medizinischer Geräte। ओके, ये इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं एक्चुअली कि ये इनमें से कौन सी चीज़ फ्लेगी हाउसबिल्डिंग से रिलेटेड है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। सॉरी, कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी, हाँ, क्योंकि हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता इसमें एज सच। So, welche ist eine wesentliche Anforderung an Pflegekräfte? Empathie und kommunikative Fähigkeiten, क्योंकि ज़्यादातर जैसे मेडिसिन वगैरह भी जो डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो उन मेडिसिन को लेना नहीं चाह रहा, बट अगर आप प्यार से रिक्वेस्ट करो, आप उन्हें थोड़ा कन्विंस कर पाओ अगर, तो वो ले लेंगे, ठीक है। तो और कई बारी इट इज़ रियल सिचुएशन की और कुछ नहीं चाहिए होता, थोड़ी सी अटेंशन ही चाहिए होती है बस। तो आपको थोड़ा सा एम्पैथी भी शो करना होता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक डॉक्टर्स को भी ये सिखाया ही जाता है कि यू हैव, अगर वो पेशेंट से एम्पैथिकली बात नहीं कर रहे तो वो एक ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। देन was gehört den beruflichen Aufgaben einer Pflegekraft? तो फ्लेगीक्राफ्ट और फ्लेगीफाहक्राफ्ट का डिफरेंस है। तो फ्लेगीक्राफ्ट में जो नर्स लोगों की जो हेल्प कर रहे होते हैं वो फ्लेगीक्राफ्ट होते हैं। फ्लेगीफाहक्राफ्ट जो नर्स होते हैं। तो प्लानिंग und Durchführung von Pflegeprozessen, तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो पूरा फ्लेगे का जो प्रोसेस है, नर्सिंग का प्रोसेस है जो किसी पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको करने का जो टास्क है वो फ्लेगीक्राफ्ट के पास होता है, जो नर्स का जो हेल्पर होता है, ओके। तो next is welche Möglichkeit der Weiterbildung steht Pflegekräften offen? तो Specializing in bestimmten Pflegebereich, तो आप किसी नर्सिंग के एरिया में अलग से स्पेशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे फ्लेगीक्राफ्ट जो है वो मिक्स करके बता रहे हैं, ये फ्लेगीफाहक्राफ्ट और फ्लेगीक्राफ्ट दोनों को मिक्स कर रहे हैं। फ्लेगीफाहक्राफ्ट एक्चुअली वो हो गया जो एक्चुअली स्पेशलाइज कर रहे हैं
या फिर जिनके पास स्पेशलाइज करने के लिए उन्होंने एक प्री रिक्वेस्ट पहले से गैदर कर ली है। और फ्लेगे क्राफ्ट जो मतलब जिन्हें सिर्फ फ्लेगे करना आता है, जो स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रेंड नहीं है। Then, was versteht man unter dem Begriff Lifelong Learning in der Pflege? Kontinuierliche berufliche Weiterbildung und Qualifikationen. Lifelong Learning bedeutet, dass Pflegekräfte sich ständig weiterbilden, um ihre Fähigkeiten und Kenntnisse aktuell zu halten und zu erweitern. मतलब ये कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है कि फ्लेगे क्राफ्ट जो है और ये फ्लेगे क्राफ्ट है उनकी फर्दर एजुकेशन करवाई जाए, उनकी एबिलिटी और उनकी नॉलेज को अपडेट किया जाए एंड एक्सपैंड किया जाए। Welche ist eine häufige berufliche Belastung für Pflegekräfte? तो जो प्रोफेशनल बर्डन जो है वो फ्लेगेक्राफ्ट के लोगों को क्या होता है? Schicht Arbeit und hohe Arbeitsbelastung, मतलब ये जो शिफ्ट आर्बाइट होती है, कुछ लोग जो नाइट शिफ्ट होती है या शिफ्ट जो है वो लंबी खिंच जाती हैं, कभी कभी एक्सटेंड हो जाती हैं, तो और जो वर्कलोड होता है वो बहुत होता है, वो इतना होता है कि उसके लिए एक बंदा काफ़ी नहीं होता। Wie können Pflegekräfte mit beruflichen Stress umgehen? अगर प्रोफेशनल स्ट्रेस मिल रहा है तो हाउ दे कैन टैकल इट? Nutzung von Stressbewältigungsstrategien und Unterstützungssystemen, मतलब ये कि स्ट्रेस को कोप करने के जो स्ट्रेटजीज हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है उनका इस्तेमाल करना। Mit beruflichem Stress umzugehen, sollten Pflegekräfte Strategien zur Stressbewältigung anwenden und Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten suchen। Vorgesetzten जो आपका जो सुपरवाइजर जो मैनेजर है वो ठीक है, स्ट्रेस बेवेल्डिगुंग स्ट्रेस कोपिंग ठीक है, anwenden माने यूज करना। Then, warum sind ethische Prinzipien in der Pflege wichtig, um die Rechte und Würde der Patienten zu schützen? तो राइट्स एंड वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट्स की हमारा जो एथिकल प्रिंसिपल है वो फ्लेगे में बड़ा ज़रूरी होता है। Ethische Prinzipien stellen sicher, dass die Rechte und Würde der Patienten geachtet und geschützt werden. Denn welche rechtlichen Grundlagen sind für Pflegekräfte besonders relevant? Sozialgesetzbuch und Patientenrechte ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सोशल लॉज की एक बुक है और पेशेंट्स राइट्स की भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो das Sozialgesetzbuch und das Patientenrechtsgesetz enthalten wichtige Bestimmungen für die Arbeit und Pflegekräften und die Rechte der Patient। मगर इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर मान लो पेशेंट को डिमेंशिया है तो उसको अपने राइट्स के लिए वो भूल ही जाएगा कि मान लो कि अगर उसको कहीं पे चोट लग गई है तो उसके जो मेडिकल कॉम्पेंसेशन के लिए वो भूल जाए कि ये चोट कैसे लगी, ये हो सकता है। या फिर जो पैलिएटिव पेशेंट्स हैं उनको वो ना बोल सकते हैं ना चल सकते हैं, दे आर ऑलरेडी ऑन डेथ बेड, वो वाले जो पेशेंट्स हैं, तो फिर उनके संग अगर कुछ होता है तो उनकी तरफ से कौन ही बोलने आएगा। जनरली ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके रिलेटिव्स भी अगल बगल नहीं होते एंड नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग, तो वो एक समस्या आ जाती है कि समटाइम्स कोई उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे भी नहीं होता और वो खुद भी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो मेंटली थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं। ओके, so was ist der erste Schritt im Pflegeprozess? Informationssammlung und Assessment, ये तो easy है। Warum ist die Pflegeplanung wichtig? Sie stellt sicher, dass alle pflegerischen Maßnahmen auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sind। मतलब ये कि फ्लेगे प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्लेगे मेजर्स जो हैं और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट जो है पेशेंट्स की वो मार्क की गई हों। Eine gute Pflegeplanung gewährleistet, एक अच्छा जो फ्लेगे प्लानिंग है जो नर्सिंग का जो प्लान है वो ये इंश्योर करता है dass alle Maßnahmen den individuellen Bedürfnisse und Zielen des Patienten entsprechen, मतलब कि सारे जो इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो और जो एम्स हैं पेशेंट्स के वो
उसमें अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट हो रहे हों. Welche Maßnahme gehört zur Durchführung der Pflege? Verabreichung von Medikamente. फॉर मतलब क्या कि मेडिसिन को देना जो है वो फ्लेगे का पार्ट है. फिर चाहे वो आपको इंजेक्शन के थ्रू भी देना हो, दैट इज स्टिल, ऐसा नहीं है कि आपको फिर उसके पास उसके लिए अलग से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. ठीक है. दी Verabreichung von Medikamenten ist eine pflegerische Maßnahme, die im Rahmen der Durchführung der Pflege erfolgt. Was ist das Ziel der Pflegeinterventionen? Verbesserung des Gesundheitszustands und Wohlbefindens des Patienten, Improvement करना उनके health conditions में, Gesundheitszustand und Wohlbefindens मतलब उनका Wohlbefindens well-being, okay, उनके well-being को improve करना. Then, was versteht man unter der Evaluation im Pflegeprozess? Die Bewertung der Wirksamkeit der durchgeführten Pflege. जो आपने फ्लेगे जो नर्सिंग का प्रोसेस आपने फॉलो किया है उसमें उसके इफेक्ट क्या हैं, उसका इवेल्युएशन जो है वो फ्लेगे प्रोसेस के इवेल्युएशन का मीनिंग है. By the evaluation wird überprüft ob die Pflegeziele erreicht wurden und wie wirksam die durchgeführten Maßnahmen waren. Denn warum ist Qualitätssicherung in der Pflege wichtig? Die Pflegepraxis kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass die Pflege den höchsten Standards entspricht. Qualitätssicherung hilft dabei, die Pflegepraxis kontinuierlich zu überwachen und zu verbessern, die bestmögliche Versorgung der Patienten sicherzustellen. मतलब ये कि क्वालिटेटिसिशनिंग मतलब क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन करने से इस चीज़ में हेल्प होती है कि जो फ्लेगे प्रैक्टिस है वो अंडर वॉच अंडर मॉनिटर वो कंटिन्यूसली आप मॉनिटर कर पाते हैं एंड इम्प्रूव कर पाते हैं. उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड बेस्ट पॉसिबल केयर पेशेंट्स की इंश्योर की जा सकती है. Warum ist Dokumentation in der Pflege wichtig? Sie dient der Nachvollziehbarkeit und rechtlichen Absicherung. Eine gründliche Dokumentation stellt sicher, dass alle pflegerischen Maßnahmen nachvollziehbar sind und dient als rechtlicher Nachweis. मतलब ये कि एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ये इंश्योर करता है कि फ्लेगे मेजर्स जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब दे कैन बी how to say they can be retrospectively analyzed. नागफलसीबार मतलब ये आपको रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइजेबल होते हैं वो कि आप उन्हें जब भी पीछे भी रेफर करोगे तो आपके समझ में आए कि अच्छा इस तरीके से प्रोसेस हुआ था. ठीक है. एंड दे आल्सो सर्व एज द प्रूफ इन कोर्ट और इन लॉ. ओके. Welches ist ein wichtiges Kommunikationsmittel in der Pflege? Communication Method Pflege में Patientenakten und Übergabegespräch. मतलब ये कि पेशेंट की जो फाइल होती है Patientenakten एंड जो Übergabegespräch होता है मतलब जिसमें सारे नर्स वगैरह सभी इकट्ठा होते हैं और वो डीन स्लाइडर से जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि हर पेशेंट के संग ये प्रॉब्लम्स हैं या ये चीज़ हमने आज नोटिस करी, इस पेशेंट की हालत ख़राब हो गई है या इसको वॉमिटिंग हो रही है या जो भी है. Patientenakten und Übergabegespräch sind zentrale Kommunikationsmittel, den Informationsfluss und die Kontinuität in der Pflege, in der Patientenversorgung zu gewährleisten. Okay. Was ist das Hauptziel der Pflegewissenschaft? Wissenschaftliche Grundlagen und Erkenntnisse für die Pflegepraxis zu liefern. मतलब क्या कि साइंटिफिक बेस एंड नॉलेज को फ्लेगे की प्रैक्टिस में डिलीवर करना जो है वो एक मेन काम है फ्लेगे विसनशाफ्ट का. मतलब फ्लेगे एज अ साइंस, नर्सिंग एज अ साइंस जो है उसका जो मेन काम है वो यही है. ठीक है.
Welche Methode wird häufig in der Pflegeforschung verwendet? Befragung und Interviews. Befragung und Surveys, okay. Befragung und Interviews sind gängige Methoden in der Pflegeforschung, qualitativ Daten zu sammeln und die Perspektiven von Patienten und Pflegekräften zu erfassen. मतलब ये सब रिकॉर्ड किया जा सकता है और जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको इकट्ठा करना है और पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव को रिकॉर्ड करना है और नर्सेज के पर्सपेक्टिव को रिकॉर्ड करना है, उससे आप एक कंक्लूजन्स पे आ सकते हो। Was ist der Zweck von Pflegetheorien? Pflegetheorie इसका जो पर्पस क्या है? Theoretische Grundlagen für die Pflegepraxis zu bieten und Pflegemaßnahmen zu strukturieren. तो theoretische Grundlage जो है theoretical base जो है फ्लेगी प्रैक्टिस का वो ऑफर करना और फ्लेगी मेजर्स जो है उसको स्ट्रक्चर करना। Welche Pflegetheorie betont die Bedeutung der Interaktion zwischen Pflegekraft und Patienten? Theory von Peplau, जो पेप्लाव की एक थ्योरी है जो ये हाईलाइट करती है कि इंटरेक्शन का जो मीनिंग है बिटवीन फ्लेगेक्राफ्ट और पेशेंट के बीच का, ठीक है, वो पेप्लाव की थ्योरी इंश्योर करती है। हिल्डेगार्ड Peplaus Theorie betont die Bedeutung der Interaktion und Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient im Pflegeprozess. Was bedeutet evidence-basiert in der Pflege? Pflege auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und besten verfügbaren Evidenzen. Die evidence-basierte Pflege nutzt die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und fundierte Entscheidungen in die Pflegepraxis zu treffen. ओके तो ये तो इजी है कि एविडेंट बेस्ड मतलब जो भी साइंटिफिकली अप्रूव्ड चीजें हैं उसको फ्लेगे में इन्वॉल्व करना। Warum ist evidenzbasierte Pflege wichtig? Sie verbessert die Qualität der Pflege und die Patientergebnis. Evidenzbasierte Pflege trägt dazu bei, die Qualität der Pflege zu verbessern und bessere Patientergebnisse zu erzielen. मतलब कि एविडेंस बेस्ड फ्लेगे जो है वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है कि क्वालिटी जो है फ्लेगे की वो इम्प्रूव हो एंड पेशेंट्स रिलेटेड जो आउटकम्स हमको जो अचीव करने हैं वो अचीव हो जाए एर्सीलन। Okay, then welche der folgenden Methoden ist typisch für die qualitative Pflegeforschung? Interviews und Fokusgruppen. फोकस ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए? क्वालिटेटिव Pflegeforschung, एक क्वालिटेटिव फ्लेगे रिसर्च के लिए। Qualitative Pflegeforschung nutzt Methoden wie Interviews und Fokusgruppen, tiefer फोकस ग्रुप क्या होता है? टारगेट ग्रुप्स, रिसर्च ग्रुप्स में एक वो एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कंट्रोल्ड ग्रुप्स बेसिकली। अगर आप इंग्लिश में बोलो तो कंट्रोल्ड ग्रुप्स होते हैं। tiefer Einblick एक डीप व्यू अगर आपको लेना हो इन der Erfahrung und Perspektiven von Pflegekräften und Patienten zu gewinnen. So to attain एक डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इंटरव्यूज़ करो और कंट्रोल ग्रुप्स में कोई ऑब्जर्वेशन करो। Was ist ein zentraler Aspekt der Pflegeforschung, wissenschaftliche fundierte Grundlagen in Pflegepraxis zu schaffen? मतलब फ्लेगी रिसर्च का जो मेन टारगेट है वो यही है कि आप उसमें जो साइंटिफिकली फाउंडेड साइंटिफिकली बेस्ड रिसर्च जो है वो उसमें फ्लेगी प्रैक्टिस में एंटर कर सकें। Okay, so this was all. Please like, share and subscribe, and then I'll come with the next video with next question answers, and I hope it helps. Okay, please like, share and subscribe. Bye bye.